भोजराज की कहानी 11वीं शताब्दी के किसी दिन, तारीख और महीना तो आज तक पुरातत्वविद भी तय नहीं कर पाए हैं। मालवा के राजा भोजराज ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी। जंगल में एक तालाब के किनारे उतरकर उन्होंने बिल्कुल आम देहाती की तरह अपनी हथेलियों में भर भर कर पानी पी लिया। बेशक शिकार करते करते वे प्यास से बेहाल हो गए थे, इसीलिए उन्होंने ऐसा किया। पर शिकार पर निकलने से पहले उन्हें एक थर्मस फ्लास्क में कूटा हुआ बर्फ या कम से कम ठंडा पानी भरकर स्ट्रैप से बांधकर कंधे पर लटका लेना चाहिए था। लेकिन पुराने जमाने के राजा भी बस अपनी ही धुन के इंसान होते थे। शिकार खेलकर राजा घर तो लौट आए, पर उनके सर के अंदर एक अजीब सी बेचैनी महसूस होने लगी। सिर के भीतर जैसे कुछ कुलबुला रहा हो। न नींद आती थी, न खाने में कोई स्वाद रहा। आखिर हुआ क्या? 2-4 दिन इसी तरह बीते तो सिर में बाकायदा दर्द शुरू हो गया। राजवैद्य जी पधारे और अपनी अज्ञानता छिपाने के लिए ढेर सारे श्लोक झाड़ने लगे। पीने की दवाइयां, सिर पर मालिश के लिए कीमती तेल, सब तरह के महंगे इलाजों से राजा की चिकित्सा शुरू हुई, लेकिन बीमारी में जरा भी सुधार नहीं हुआ, बल्कि वो दिन ब दिन बढ़ती ही गई। सिर गया की पुकार मचने लगी और राजा बिस्तर पर पड़े छटपटाने लगे। राजा का शरीर दिन ब दिन घुलता गया। राज्य में जहां कहीं भी कोई नामी हकीम या वैद्य था, सब खींचे चले आए। सबने मिलकर लंबी चौड़ी कंसल्टेशन की। दिन में 2-2 बार प्रिस्क्रिप्शन बदले जाने लगे। पर बीमारी थी कि टस से मस न हुई। हर रोज हालात और भी बिगड़ने लगे। आखिरकार सबने राजा के बचने की उम्मीद छोड़ दी। रानियां रो रो कर बेहाल थीं, दरबारी उदास थे और प्रजा आहें भर रही थी। हाय, अब ऐसा राजा फिर कभी नहीं मिलेगा। देवराज इंद्र स्वर्ग के सभी और धरती के कई अखबारों के ग्राहक थे। ऐसा नहीं था कि उन्हें सारे अखबार पढ़ने का वक्त मिल जाता था, फिर भी वो पैसे देकर उन्हें मंगवाते थे, क्योंकि वे साहित्य को बढ़ावा देना अपना कर्तव्य समझते थे। एक रविवार की बात है। दफ्तर की छुट्टी होने के कारण उन्होंने दोपहर का आलस भरा वक्त बिताने के लिए अखबार उठा लिया। मालवा टाइम्स खोलते ही उन्होंने देखा कि अनर्थ हो गया। भोजराज तो मौत के करीब हैं। आह, कितने अच्छे राजा हैं! जितने बड़े विद्वान उतने ही पुण्यात्मा। अखबार में लिखा था कि किसी भी इलाज का रत्ती भर असर नहीं हो रहा है। देवराज अपने मन में बोले, नहीं, ये तो ठीक बात नहीं है। अखबार फेंककर चश्मा उतारते हुए उन्होंने आवाज लगाई, कोई है? हुजूर, कहते हुए एक देव बयरा कमरे में दाखिल हुआ और सलाम किया। देवराज ने संक्षेप में कहा, डॉक्टर साहब लोग। 5 मिनट के भीतर स्वर्ग के वैद्य दोनों अश्विनी कुमार आकर खड़े हो गए। देवराज में अखबार उनके हाथ में देते हुए कहा, पढ़ो। पढ़कर वे बोले, ये क्या माजरा है? मरीज मर रहा है और अब तक बीमारी का पता ही नहीं चला। सब के सब। इंद्र बोले, बड़े कुमार, तुम अभी जाओ, अदृश्य होकर जाना। राजा को देखकर आओ और मुझे बताओ कि उन्हें आखिर हुआ क्या है। बड़े कुमार फुर्र से धरती पर उतर आए, सीधे भोजराज के सोने के कमरे में। राजा के सिर को लक्ष्य करके उन्होंने अपनी दिव्य दृष्टि, जो रोंटगन रे यानी एक्सरे से भी तेज थी, डाली तो देखा कि मस्तिष्क के भीतर एक पार्टीन यानी ब्वाल मछली का बच्चा लेटा हुआ है और रह रहकर हिल डोल रहा है। ये देखकर वे तुरंत स्वर्ग लौटे और देवराज के सामने हाजिर हुए। तब उनके बीच कुछ इस तरह बातचीत हुई। इंद्र, क्यों बड़े कुमार, क्या देख कर आए? महाराज, केस बड़ा पेचीदा है। भोजराज के दिमाग में ब्वाल मछली का एक जिंदा बच्चा है। क्या क्या कह रहे हो? मछली का बच्चा राजा के सिर में कैसे घुस गया? वो भी मैंने अपनी योग बल से जान लिया है। राजा एक दिन शिकार करने गए थे। वहां जंगल के एक तालाब में उतरकर उन्होंने अंजलि भर भर कर पानी पिया था। उसी समय उनकी नाक के छेद से ब्वाल मछली का एक बेहद बारीक बच्चा अंदर घुस गया और धीरे धीरे दिमाग में जाकर अपना घर बना लिया। राजा के सिर का शुद्ध घी खा खाकर वो अब खूब हट्टा कट्टा हो गया है। कैसा अनर्थ है! तो अब क्या उपाय है? उपाय तो बस ऑपरेशन है। सिर की हड्डी हटाकर मछली को बाहर निकालना होगा। इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है। ये तो बड़ा ही खतरनाक ऑपरेशन है। खैर, तुम जाओ और यही करो। छोटे कुमार यहीं रहें, वक्त बड़ा खराब है, कब किसे क्या हो जाए। कल से मेरा शरीर भी कुछ ढीला ढाला सा लग रहा है। तुम जाकर राजा का इलाज करो। कुल मिलाकर उन्हें बचाना ही होगा। आह, बड़े नेक राजा हैं। जी, तो फिर मैं चलता हूं। हाँ, और सुनो, इस बार अदृश्य होकर जाने से काम नहीं चलेगा। एक बूढ़े हकीम का भेष धरकर जाओ। राजा को मैं ठीक कर सकता हूं। ये कहते ही वे राजा को तुम्हारे हवाले कर देंगे। बड़े कुमार ने अपने बैग में औजार
पट्टियां और दवाइयां भरी और उसी दिन धारा नगरी के राजमहल में जा पहुंचे। मरीज के कमरे से सभी लोगों को बाहर निकालकर दरवाजा बंद करके बड़े कुमार ने सोचा, ऑपरेशन जितना मुश्किल है और मरीज जितना कमजोर, कहीं इस दर्द को बर्दाश्त ना कर पाने की वजह से ये परलोकनाथ से धार जाए। उससे अच्छा है कि क्लोरोफॉर्म दे दूं, उससे अच्छा है कि क्लोरोफॉर्म दे दूं। क्लोरोफॉर्म देकर अश्विनी कुमार ने राजा को बिठाया और उनके सिर की खाल काटकर खोपड़ी को अलग कर दिया। मछली को बाहर निकालकर पानी से भरी एक हंडिया में डाल दिया। उसके बाद खोपड़ी को वापस बिठाकर खाल को सिल दिया और जख्म पर अच्छे से बैंडेज बांधकर राजा को वापस लिटा दिया। आराम महसूस करते हुए एक हल्की सी आह भरकर राजा करवट लेकर सो गए। दरवाजा खोला गया। सबने अंदर आकर देखा कि राजा गहरी नींद में सो रहे हैं। बीमार होने के बाद यह पहली बार था जब उन्होंने राजा को चैन से सोते देखा था। सबने तभी आवाज में पूछा, महोदय, आखिर हुआ क्या था? अश्विनी कुमार ने हंडिया की ओर इशारा किया और बोले, तुम्हारे राजा के दिमाग के अंदर ये मछली थी। मछली अंदर कैसे पहुंची? उन्होंने ये भी सबको विस्तार से बता दिया। सुनकर हर कोई हैरान रह गया। राजा पूरे 48 घंटे तक सोते रहे। जब नींद खुली तो देखा कि सिर का सारा दर्द गायब था, बस शरीर में बहुत कमजोरी थी। उन्हें ताकत की दवाइयां और पौष्टिक आहार दिया जाने लगा। प्रजा, दरबारी और हकीमों ने उस चिकित्सक को इतनी जल्दी जाने नहीं दिया। उनका कहना था, पहले राजा के शरीर में जान आ जाए, वे उठकर टहलने लगें, तभी आप जाइएगा। क्या पता फिर से कोई नई समस्या खड़ी हो जाए। लिहाजा अश्विनी कुमार कुछ दिनों के लिए वहीं रुक गए। राजा दिन ब दिन तंदुरुस्त होने लगे। वे उन्हें बहुत ऊंचे वेतन पर अपना स्टेट फिजिशियन नियुक्त करना चाहते थे, लेकिन कविराज महोदय राजी नहीं हुए। आखिरकार उनकी विदाई का दिन आ ही गया। भोजराज ने राजसभा में कविराज महोदय को बहुत सम्मान और उपहारों से नवाजा। घड़े भर भर कर स्वर्ण मुद्राएं, हीरे, मोती, हाथी, घोड़े और न जाने क्या क्या इनाम के तौर पर दिए गए। अंत में राजा बोले, कविराज महोदय, अब आप जा रहे हैं, हम आपको रोक नहीं पाए। खैर, उस बात का अफसोस करना बेकार है। आप जैसा महापंडित और काबिल हकीम हमारी नजरों में कभी नहीं आया। बस एक बात है जो मैं आपसे जानना चाहता हूं। क्या बात है? कहिए। खान पान और रहन सहन में किस तरह के नियमों का पालन करने से हमारा शरीर तंदुरुस्त रहता है, बस यही हमें बताते जाइए। यानी सेहत बनाए रखने के लिए सबसे सही तरीके क्या हैं? अश्विनी कुमार ने कहना शुरू किया कि अशीतेनाम भसि स्नानम पयः पानम वरास्त्रियाः एतद्वो मानुषाः पथ्यम। अभी श्लोक पूरा भी नहीं हुआ था कि भोजराज ने झट से उनका हाथ पकड़ लिया और बोले, मानुषाः, आप हमें हे मनुष्यों कहकर पुकार रहे हैं, तो क्या आप इंसान नहीं हैं? आखिर आप हैं कौन, बताइए। बस वहीं जादू सा हो गया। कविराज महोदय की कलई खुलते ही वे तुरंत ओझल हो गए। पकड़े जाते ही वे गायब हो गए। इनाम में दी गई मोहरों की हंडियां, हीरे, मोती, हाथी, घोड़े सब वहीं धरे के धरे रह गए। राजा हक्के बक्के होकर इधर उधर ताकने लगे। जब हैरानी थोड़ी कम हुई तो राजा बोले, ये पक्का अश्विनी कुमार ही थे। मेरे पूर्वजों के पुण्यों का फल है कि उन्होंने आकर मेरी जान बचाई। लेकिन हाय, बड़ा अफसोस है कि श्लोक अधूरा रह गया, सेहत का नुस्खा अधूरा रह गया। अब क्या किया जाए? कौन इस श्लोक की आखिरी कड़ी को सही तरीके से पूरा कर सकता है? सबने एक सुर में कहा, कालिदास के अलावा और कोई इस श्लोक को पूरा नहीं कर पाएगा। भला क्यों नहीं कर पाएगा? वे तो खेल खेल में श्लोक पूरा कर देंगे और अक्षरों की गिनती भी सही बैठा देंगे। अगर अश्विनी कुमार को बीच में ना रोका जाता तो वे जो कहते वही कालिदास के मुंह से निकलेगा, क्योंकि उनकी जुबान पर खुद मां सरस्वती वास करती हैं। कालिदास को बुलवाया गया। उन्होंने आकर श्लोक की आखिरी लाइन पूरी की, स्निग्धम उष्णम च भोजनम। पूरा श्लोक अब कुछ इस तरह बना, अशीतेना अंभसी स्नानम पयः पानम वराह स्त्रियः एतद् वो मानुषाः पथ्यम स्निग्धम उष्णम च भोजनम। इसका मतलब ये है कि हे मनुष्यों, सेहतमंद रहने के लिए तुम्हारे लिए सबसे अच्छे तरीके ये हैं, हल्के गर्म पानी से नहाना, दूध पीना, उत्तम स्त्रियों का साथ और गर्म व चिकनाई युक्त यानी घी मक्खन वाला ताज़ा भोजन करना। तो पाठकों, अब से आप भी पानी को हल्का गुनगुना करके ही नहाया करें। घी और दूध की खुराक थोड़ी बढ़ा दें। दिन के समय ऑफिस जाना होता है तो गर्म खाना खाकर ही निकलते होंगे। रात को भी ज़्यादा देर ना करें और जल्दी घर लौटें, वरना खाना ठंडा हो जाएगा। और जिनकी सिर्फ एक पत्नी है, वे कम से कम 2 और सुयोग्य कन्याओं की तलाश में बिचौलियों को काम पर लगा दें, क्योंकि श्लोक में साफ साफ लिखा है स्त्रियाः, ना तो एक वचन न द्विवचन बल्कि सीधे बहुवचन। समाप्त। प्रिय दोस्तों, अंत तक साथ रहने के लिए धन्यवाद।
कृपया हमें प्रोत्साहित करने के लिए इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। आपका सहयोग ही हमारी सबसे बड़ी प्रेरणा है। धन्यवाद।